तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि अभी हम लोग का क्रैश कोर्स चल रहा है और आज क्रैश कोर्स का 15वां दिन है। इससे पहले मैं इंग्लिश का 14 पार्ट का वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्ले लिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देख लीजिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। और आज के इस वीडियो में हम लोग 3 चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट जो टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया हुआ है। दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे फायर हिम जो के इंदारुवाला के द्वारा लिखा गया हुआ है। और तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे स्नेक जो डी.एच. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया हुआ है। और ये पोइट्री सेक्शन का लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद प्रोज का 2 या 3 चैप्टर बचा हुआ है जिसको मैं आने वाले 1-2 वीडियो में कवर कर दूंगा। इस तरह से आप लोग का रेनबो पार्ट 2 पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग जो है ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर को ट्रिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे ताकि बोर्ड एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं ताकि कभी भी कहीं पे भी आप इसे अच्छे से पढ़ सके, तैयारी कर सके, इसको याद कर सके। और मैं आप लोग को शुरू से ही बताते आ रहा हूँ कि एक चैप्टर में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, यानी कि बोर्ड एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। समरी पूछा जाता है, लाइन एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो इन चारों चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले चैप्टर को, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट जो लिखा गया हुआ टी.एस. एलियट के द्वारा। और सबसे पहले इसके समरी को हम लोग समझेंगे। दिस पोएम इज रिटन बाई टी.एस. एलियट। यह कविता यानी कि मैकाविटी द मिस्ट्री कैट टी.एस. एलियट के द्वारा लिखी गई हुई है। In this poem, the poet tells about a cat. His name is Macavity, but poet says he is mysterious cat because of his activeness. इस कविता में कवि ने एक बिल्ली के बारे में बताया है जिस बिल्ली का नाम मैकेविटी है। भले ही इस बिल्ली का नाम मैकेविटी है लेकिन वह बिल्ली बहुत ही रहस्यमय बिल्ली है क्योंकि वह बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो अपने एक्टिवनेस के कारण ये बिल्ली रहस्यमय बिल्ली कहलाती है। देखिए हम तो कहलाती ही कह रहे हैं, लेकिन आप एक किताब में जो ही वर्ड का यूज़ किया गया हुआ बिल्ली के लिए, न कि शी का यूज़ किया गया हुआ है। शी का नहीं बल्कि ही का यूज़ किया गया हुआ है, इसलिए आप लोग यहाँ पे हीज़ यहाँ पे देख पा रहे होंगे। हीज़ वर्ड मैं यहाँ पे यूज़ किया हूँ। आगे चलिए पोएट क्या कहते हैं। पोएट सेज दिस कैट हैज़ पावर टू राइज एंड फ्लोट इन द एयर। पोएट ये कहते हैं ये जो बिल्ली है ना, इस बिल्ली के पास ये क्षमता है कि वो हवा में तैर सके, हवा में उड़ सके। ऑलवेज आफ्टर द क्राइम ही रीचेज एट द सेफ प्लेस। और हमेशा क्राइम करने के बाद ये बिल्ली जो है एक सुरक्षित जगह पे पहुंच जाती है। When people go to catch Macavity, the Macavity would not be present there। और जब भी लोग मैकेविटी को पकड़ने के लिए जाते हैं और कोई क्राइम होता है तो मैकेविटी कभी भी उस जगह पे नहीं होता है, यानी क्राइम वाली जगह पे नहीं रहता है। पोएट टेल्स दैट ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन। पोएट कहते हैं ये जो मैकेविटी है ना, ये मैकेविटी बहुत ही लंबा है और बहुत ही पतला है। मैकेविटी ऑलवेज डज क्राइम सच एज ड्रिंकिंग मिल, ब्रेकिंग ग्लास। और मैकेविटी हमेशा जो क्राइम करता था वो किस तरह क्राइम, वो जो है सो मिल्क जो पी जाता, ग्लास को जो सो तोड़ देता। ही गोज एवरीवेयर विद इन आवर अप्रोच। द पोएट सेज दैट वेन ही डज क्राइम इट नेवर रिमेन्स देयर। और पोएट ये कहते कि जब भी मैकेविटी कोई क्राइम करता तो वो वहाँ पे नहीं रहता, कोई भी वहाँ पे वो सबूत जो है सो नहीं छोड़ता। मैकेविटी चिट्स एवरीवन बट नेवर लिव्स एनीथिंग बैक। मैकेविटी हर किसी को चिट करता लेकिन वहाँ पे कुछ भी वो छोड़ता नहीं। ही इज़ नॉट ए सिंपल कैट, ही इज़ वेरी स्मार्ट कैट। वो जो है सो एक सिंपल कैट नहीं, एक साधारण बिल्ली नहीं है बल्कि बहुत ही स्मार्ट बिल्ली है। मैकेविटी इज सो स्मार्ट दैट इवन द पुलिस ऑफ स्कॉटलैंड फेल टू कैच हिम। यहाँ पे कर देगा ही इज़ नहीं हिम। और मैकेविटी जो है इतना स्मार्ट है कि जो स्कॉटलैंड की पुलिस है वो भी इसको पकड़ने में असक्षम है, वो भी फेल हो जाती है, सफल नहीं है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में समरी पूछ दिया जाए मैकेविटी का तो ये आप लिख सकते हैं। चलिए इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट इज रिटन बाय टी.एस. एलियट। मैकेविटीज पावर ऑफ लिमिटेशन वुड मेक अ डैश स्टीयर। यानी कि मैकेविटी को जो उड़ने की क्षमता है ना, उड़ने की जो ताकत है ना, वो किसको जो है सो परेशान कर देता, अचंभे में वो अचंभे में पड़ गया है। तो फ़कीर है, फ़कीर भी देख करके हैरान है, परेशान है कि आखिरकार मैकेविटी इस तरह से इसके अंदर क्षमता कैसे आ सकता है उड़ने की।
मैकेविटी इज ऑड वाइडली, तो मैकेविटी बाहर से देखने में कैसा है, तो बहुत ही सम्मानित है, यानी कि रिस्पेक्टेबल है। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैकेविटीज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी डैश ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, यानी कि मैकेविटी के जो पाँव का जो छाप होता है वो स्कॉटलैंड की जो पुलिस है उसके फाइल में कहीं पे भी वो छाप देखने को नहीं मिलती है, यानी कि यहाँ पे फाइल हो जाएगा, ए हो जाएगा। इलियट वाज ए डैश, तो इलियट वाज क्या थे, पोएट भी थे, वर्ड्स ड्रामाटिस्ट भी थे, क्रिएटिक भी थे, यानी कि ऑल हो जाएगा, सही आंसर डी हो जाएगा। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट इज डैश पोयम, मैकेविटी जो मिस्ट्री कैट है ये कौन किस तरह का पोयम है, तो हुमेरस पोयम है, सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैकेविटी इज द डैश ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, तो मैकेविटी जो है वो स्कॉटलैंड यार्ड के लिए, यानी कि स्कॉटलैंड पुलिस के लिए वो बफलमेंट बन करके रह चुकी है, उलझन बन करके रह चुकी है, पुलिस भी उलझ चुकी कि भाई इसको कैसे पकड़ा जाए। मैकेविटी इज कॉल्ड, मैकेविटी कहलाती है तो द हिडन पाव, ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैकेविटी इज द सेटलमेंट ऑफ डैश, तो मैकेविटी जो है सो कहाँ का भागा हुआ है अपराधी है, तो वो स्कॉटलैंड यार्ड का है, स्कॉटलैंड का है, तो सही आंसर बी हो जाएगा। मुंगो जेरी एंड ग्रिडल बॉर्न आर ऑल्सो, ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे लास्ट में पोएट ये कहते हैं कि मैकेविटी जैसे दो और बिल्ली है जिसका नाम मुंगो जेरी एंड ग्रिडल बॉर्न है, तो यहाँ पे ये बिल्ली के टाइप्स हो जाएंगे, कैट्स के, सही आंसर डी हो जाएगा। मैकेविटी इज एंड डैश, तो मैकेविटी जो है सो एक ऑट लाव है, यानी कि अपराधी है, भागा हुआ इंसान है, ये हो जाएगा, और ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैकेविटी इज फुल ऑफ डैश, मैकेविटी पूरी तरह से क्या है, डिसिप्टफुलनेस है, और ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, यानी कि इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। टी एस इलियट वाज बॉर्न इन, टी एस इलियट का जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म 1888 को यूएसए में हुआ था, सही आंसर ए होगा। टी एस इलियट वाज पोएट ऑफ, तो ये 20वीं सेंचुरी के पोएट है, सही आंसर भी होगा। इलियट गॉट नोबेल प्राइज इन, इलियट को जो है सो नोबेल प्राइज कब मिला, तो इनको नोबेल प्राइज 1948 में, सही आंसर ए होगा। फोर क्वार्टेट्स इज रिटन बाय, तो ये टी एस इलियट के द्वारा। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट जो ये चैप्टर है ये किस किताब से निकाला गया हुआ है, तो ये जिस किताब से लिया गया हुआ उस किताब का नाम है ओल्ड पुसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। इलियट डाइड इन, इलियट की मृत्यु जो है सो कब होती है, तो इलियट की मृत्यु 1965 ईस्वी में इंग्लैंड में होती है, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डैश इज ए मास्टर ऑफ क्रिमिनल, तो मैकेविटी जो है वो मास्टर है क्रिमिनल का। मैकेविटी इज ए डैश, मैकेविटी क्या है, एक बिल्ली है, सी हो जाएगा। मैकेविटी इज द सेटलमेंट ऑफ डैश, तो ये कहाँ का रहने वाला है, स्कॉटलैंड, यानी कि सही आंसर ए होगा। द पोएट कंपेयर्स मैकेविटी टू डैश, पोएट जो है मैकेविटी की तुलना किससे करते हैं, तो नेपोलियन से करते हैं, सही आंसर सी होगा। मैकेविटी मूव्स लाइक ए डैश, मैकेविटी किस तरह से घूमता है, चलता है, तो वो स्नेक की तरह से, सही आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है डैश इज अ टॉल एंड थिन, तो मैकेविटी इज कॉल्ड द हिडन पाव। मैकेविटी डिसअपियर्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ थेफ्ट बिफोर डैश द, तो वहाँ का जो पुलिस है ना, वहाँ की पुलिस पहुँचने से पहले वहाँ से वो डिसअपियर हो जाती है। अब उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है, तो मैं आप लोग को शुरू से बताते आ रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन याद नहीं करना है, बस स्टोरी ऑफ इंग्लिश का शॉर्ट क्वेश्चन याद करना है, जो मैं ऑलरेडी उस पर वीडियो बना चुका हूं। अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स का फर्स्ट डे जो है उसको आप लोग देख लें, और वहीं पे आपको एक्सप्लेनेशन भी मैं समझा दिया हूं कि एक्सप्लेनेशन जो आपको 4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ये भी आपको याद नहीं करना, ये जो होता है ना ये याद नहीं करना है, बल्कि आपको सिर्फ लाइन पहचानना है कि ये लाइन कहाँ से लिया गया हुआ है। और हर पोएम में मैं आपको ट्रिक्स बताते जा रहा हूँ। मैकेविटी का जो ये ट्रिक्स है वो क्या है कि आपको किसी भी पोएम लाइन में अगर लॉ लगा हुआ रहेगा, लॉ LAW लॉ, अगर मैकेविटी रहेगा पोएम लाइन में, मैकेविटी रहेगा, उसके बाद आपको फ़कीर देखने को मिल जाए, FAKIR, फ़कीर देखने को जो सो मिल जाए, फ़कीर के साथ साथ आपको जो है सो जिंजर देखने को मिल जाए, जिंजर के साथ आपको मॉन्स्टर देखने को मिल जाए, तो समझ जाइए वो जो कविता का लाइन होगा वो किससे लिया गया होगा, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से। और कैसे एक्सप्लेन करना है जो मैं आपको हर एक चैप्टर में बताते आ रहा हूँ कि द गिवन स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द मैकेविटी द मिस्ट्री कैट विच इज़ रिटन बाई TS इलियट। और जो आप समरी याद किए उस समरी के लाइन को 2-4 लाइन को आप लोग ऐड कर दीजिए, जो आपको मैं पहले ही पोएम से बताते आ रहा हूँ, पहले चैप्टर से। आप लोग पहला वीडियो जरूर देखें ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए आगे समझते हैं फायर हिम को, जो लिखा गया हुआ है KKN दारूवाला के, तो समझते हैं पहले हम लोग समरी को, उसके बाद आगे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। दिस पोएम इज रिटन बाई KKN दारूवाला, ये कविता जो सो KKN दारूवाला के द्वारा लिखा गया हुआ है।
इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द सीन ऑफ ए बर्निंग घाट। और इस कविता में पोएट जो है बर्निंग घाट यानी कि शमशान घाट के दृश्य को बताते हैं। वन डे वेन द स्पीकर वाज ए चाइल्ड, एक दिन जब स्पीकर यानी कि के दारोवाला जब छोटे थे, ही एंड हीज फादर पास्ड बाय ए बर्निंग घाट नियर द रिवर बैंक, तो वह और उसके पिताजी एक शमशान घाट से गुजरते हैं जो नदी के किनारे होता है। द फायर हैड डाइड आउट, और वहाँ पे एक बंदे को यानी कि एक लाश को जलाया गया था और आग पूरी तरह से बुझ चुकी थी। द इम्बर्स हैड लॉस्ट देयर हॉट रेडनेस एंड वर नाउ कवर्ड विथ ग्रे ऐश, और वहाँ पे जो आग का अंगारा था वो आग का अंगारा अपना लालीपन खो चुका था और वो सब जो है सो राख में बदल चुका था। देयर वेयर हाफ बंट लिम्स एंड फिंगर्स ऑफ अ बॉडी, और वहाँ पे जो है सो अर्ध जला हुआ लिम्स था, हाथ पैर की उंगलियां वहाँ पे बिखरी पड़ी हुई थी, जो जला हुआ नहीं था। द नरेटर्स फादर पॉइंटेड आउट दैट समटाइम्स फायर वाज निग्लिजेंट, और नरेटर्स यानी कि के दारूवाला के जो पिता हैं जिसका नाम एनसी दारूवाला है, वो याद दिलाते हैं पोएट को और ध्यान दिलाते हैं और कहते हैं कि देखो आग भी कभी कभी लापरवाह हो जाता, बेपरवाह हो जाता और वो एक डेड बॉडी को जलाना भूल जाता है। इट फॉरगेट्स टू डेड कंप्लीटली। द स्पीकर वाज पेन्ड, ही डिसाइडेड टू सेव द फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, और इस सीन को जब पोएट देखते हैं तो उसके भी उंगलियां में दर्द होने लगता है, उसको भी बदन में दर्द होने लगता है और वो डिसाइड करते हैं कि ये जो आग का भुलक्कड़पन है ना, और आग जो ये पाप कर रहा है, आग को मैं इस पाप से जो है सो बचाऊंगा। और इस घटना के 20 साल बाद, लेकिन आफ्टर 20 years later the narrator's eldest child died, he consigned his body to fire and saw that the fire burnt it completely। और इस घटना के 20 साल बाद जो पोएट है, पोएट का जो बड़ा बेटा था, उसकी मृत्यु हो जाती है और पोएट जो है उसकी डेड बॉडी को कहाँ फेंक देते हैं, ये शमशान घाट में लेकर जाते हैं और शमशान घाट में जला देते हैं। देखिए पारसी धर्म से बिलोंग करते थे कि के दारूवाला, और पारसी धर्म में रीति रिवाज है कि डेड बॉडी को जो है सो टावर ऑफ साइलेंस में फेंक दिया जाता है, जहाँ पे गिद्ध वगैरह खा करके उस डेड बॉडी को ख़त्म कर देता है। लेकिन ये अपने परंपरा को भूल जाते हैं, और क्योंकि वो पहले ही कसम खा चुके थे कि ये आग का जो भुलक्कड़पन है, मैं इस आग के भुलक्कड़पन से आग को बचाऊंगा, और इसीलिए अपने बेटे को वो शमशान घाट में लेकर के जाते हैं और उसको आग के हवाले कर देते हैं। The fire him gave his non-Parsi act because it appeared that he had done so under compulsion, not willingly। और वो जो होता है ना, जलाने के बाद, लाश को जलाने के बाद लोग फायर हिम पढ़ते हैं, अग्नि भजन पढ़ते हैं, तो पोएट कहते हैं जब मैं अग्नि भजन पढ़ा तो ये अग्नि भजन जो है ना मेरे नन पारसी एक्ट को माफ़ कर दिया होगा, क्योंकि मैं ये जानबूझ करके नहीं किया बल्कि मैं मजबूरी में किया था। तो ये आपको चैप्टर था। चलिए इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से भी बोर्ड एग्जाम में जो है सो बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है दारूवाला वाज बॉर्न इन, तो इनका जन्म 1937 ईस्वी में हुआ था। सही आंसर सी हो जाएगा, 1937 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है द टर्म जोरोस्टेरियन इन फायर हिम स्टैंड फॉर डैश। ये जो जोरोस्टेरियंस है ना, ये किसके लिए जोरोस्टेरियन, तो जोरोस्टेरियन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पारसी, है ना, पारसी धर्म जो होता है तो उसको इंग्लिश में जोरोस्टेरियन कहते हैं। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस अकॉर्डिंग टू द पोएम फायर हिम वाज डैश अवे। टावर ऑफ साइलेंस, यही टावर ऑफ साइलेंस में आप लोग जो बोला हूँ, लेकिन ये टावर ऑफ साइलेंस जो बना हुआ होता है एक दीवार जैसा ऊंचा एकदम लंबा चौड़ा होता है और इसमें फेंक देते हैं, उसको टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं। तो पोएम के अनुसार टावर ऑफ साइलेंस जो वो कितना दूर है, तो वो है 1000 मील दूर है। सही आंसर ए हो जाएगा। द स्पीकर इन द पोएम फायर हिम स्वेयर्स, ये जो कविता है फायर हिम, इसमें कवि जो है सो कितनी बार स्वेयर वर्ड का इस्तेमाल किया, यानी कसम खाते हैं, तो 2 टाइम कसम खाते हैं, तो सही आंसर बी हो जाएगा। दारूवाला हैज़ बीन ए वेल नोन पोएट्स एज वेल एज, तो दारूवाला जो है वो पोएट भी है और पोएट के साथ साथ वो जो है सो शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है, यानी कि सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फायर हिम डील्स विथ डैश घाट, तो बर्निंग घाट। द टर्म डिबाउचेरी इन फायर हिम स्टैंड्स फॉर, डिबाउचेरी का मतलब क्या होता है, तो डिबाउचेरी का मतलब होता है इमोरल बिहेवियर, यानी कि पोएट ही कहती है जब मैं उस सीन पे गया ना तो वो सीन देखने लायक नहीं था, वो उसको मानव स्वीकार नहीं कर सकता, वो इमोरल बिहेवियर था, यानी कि अर्ध जला हुआ बदन जो था पूरी तरह से बड़ी जो जली हुई नहीं थी। दारूवाला गॉट साहित्य अकादमी अवार्ड, दारूवाला को साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला था, तो 1984 में। हु गॉट कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज, किनको इनमें से कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज मिला है, तो के दारूवाला को ही। सही आंसर सी हो जाएगा। अंडर ऑरियन इज रिटन बाय दारूवाला, अंडर ऑरियन वाज पब्लिश्ड इन, तो ये किताब जो प्रकाशित हुई थी 1970 में। अगली किताब है एप्रिसिएशंस इन अप्रैल, जो है ये भी दारूवाला के द्वारा लिखी गई है और ये किताब जो प्रकाशित हुई 1971 में, ये किताब भी दारूवाला के द्वारा लिखी गई है। और क्रॉसिंग ऑफ रिवर जो प्रकाशित हुई है वो 1976 ईस्वी में, ये हो जाएगा 1976 में।
चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है केकिन दारूवाला वाज डैश बाय रिलीजन। केकिन दारूवाला जो वो धर्म से क्या कौन से धर्म से बिलोंग करते थे, तो वो पारसी धर्म से थे। केकिन दारूवाला इज एन डैश पोएट, तो इंडियन पोएट है, सही आंसर सी हो जाएगा। इट वॉज द डैश ऑफ पोएट along विथ हिम पासिंग बाय द घाट। पोएट के साथ कौन थे जो घाट होकर के यानी कि शमशान घाट होकर के गुजर रहे थे, तो उसके साथ वो फादर थे, सही आंसर ए हो जाएगा। द डैश फॉरगेट इट डेड, यानी कौन जो है सो एक डेड बॉडी को पूरी तरह से जलाना भूल जाता है, तो वो आग जो है आग ही भूल गया था, सही आंसर भी हो जाएगा। द पोएट सीज दैट रेड हॉट डैश, तो पोएट देखते हैं कि जो रेड आग का अंगारा जो था कि आग का अंगारा उसमें अपने लालीपन को खो चुका था। अंगारा का इंग्लिश होता है एम्बर्स, यानी कि ए हो जाएगा। द डैश चाइल्ड वाज कंसाइंड टू फायर अंडर कंपल्सन, तो अपने पहले बच्चे को वो जो है सो आग के हवाले कर देते हैं मजबूरी के तहत, तो सही आंसर हो जाएगा ए। केकेएन दारूवाला बिलोंग टू, केकेएन दारूवाला जो है सो बिलोंग करते हैं कौन से रिलीजन से, तो वो बिलोंग करते हैं जोरोस्ट्रियन से, सही आंसर सी हो जाएगा। डैश बिलोंग टू जोरोस्ट्रियन रिलीजन, तो केकेएन दारूवाला। अगला क्वेश्चन है कंसाइनिंग हिज न्यू बॉर्न सन टू फ्लेम टुक डैश ईयर प्लेस एगो, तो 20 साल है कि नहीं 20 साल बाद जो है सो ये घटना घटती है, सही आंसर भी हो जाएगा। केकिन दारूवाला कंसाइंड हैज न्यू बर्न डैश टू फ्लेम, तो अपने बेटे को जो सुहाग के हवाले कर देते तो सन हो जाएगा। डैश स्वेयर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, तो केकिन दारूवाला। इसके भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को नहीं देखना है, लाइन को आपको पहचानना है। एक्सप्लेनेशन में लाइन को पहचानना है, और लाइन को पहचानने के लिए मैं आपको यहाँ पे वर्ड दे दिया हूँ। अगर किसी भी पोएम लाइन में सीन लगा हुआ रहेगा, फायर लगा हुआ रहेगा, स्वेयर, घाट, चाइल्ड, ऐश, 20 ईयर्स, तो आप समझ जाइए वो लाइन कहाँ से है, फायर हिम से है। और आप लोग को जैसे एक्सप्लेन कर देना है द गिवन स्टेंजा जो शुरू से करते आ रहे हैं, एक ही चीज़ को मैं बार बार नहीं बताऊंगा। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग जो है सो पहले वाले इसके पहले सीरीज़ को देखें, जो इसका सीरीज़ था पहला जो ये था पार्ट था, उसको देखिए, समझ में अच्छे से आपको आ जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं स्नेक जो लिखा गया हुआ DH लॉरेंस के द्वारा, और पोएट्री सेक्शन का ये लास्ट चैप्टर है। द पोएम स्नेक इज रिटन बाय DH लॉरेंस, जो ये चैप्टर है स्नेक ये DH लॉरेंस के द्वारा लिखा गया हुआ है। द इंसिडेंट ऑन विच द पोएम इज कंपोज्ड इज क्वाइट एंड सिंपल एंड नेचुरल, और जो घटना जिस घटना पे ये कविता लिखी गई है बहुत ही साधारण है, बहुत ही प्राकृतिक है, बहुत ही सिंपल सा कह सकते हैं, क्योंकि ये घटना हर एक किसी के साथ घटता है, हर एक लोग इस घटने को देखते हैं। On hot afternoon in Sicily, the poet got up to collect the water from the water trough which lay in the open ground. पोएट जो है सो एकदम दोपहर में उठते हैं, एकदम दोपहर की गर्मी रहती है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, और किताब में आपको यूज़ किया गया वो सिसिलियन जुलाई, यानी कि जुलाई के महीने में तो ऐसा ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो पोएट उठते हैं, और वो पोएट कहाँ रहते हैं, सिसिली में, और उठते हैं, और उठने के बाद वो वाटर ट्रफ के पास जाते हैं। वाटर ट्रफ मतलब क्या, बड़ा सा नाद जहाँ पे पानी वगैरह रखा जाता है, अब तो ये ज़माना ख़त्म हो चुका है। तो पोएट उठते हैं और वो जाते हैं जग लेकर के, प्रीचर लेकर के ग्राउंड में जहाँ पे वाटर ट्रफ था, ताकि जो है सो पानी जो है सो लाया जाए और पानी जो है सो पिया जाए। When he reached the spot, he noticed a large brown snake resting its throat on the trough's edge. अब जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं कि एक बड़ा सा जो है सो सांप जो है ना आराम कर रहा है। कहाँ पे आराम कर रहा है, तो वो जो वाटर ट्रफ है उस वाटर ट्रफ का जो एज है, किनारा जो है, उसी पे अपने गर्दन को रख करके, और बाकी का पूरा बदन जो है उसका नीचे है, और वो आराम फरमाए यानी कि पानी जो है सो पी रहा है। Fascinated over the sight of the snake, the poet stood watching it for a long time. और वो सारे बातें को दरकिनारा करते हुए वो उस दृश्य को देखने लगते हैं जहाँ पे ये सांप जो है पानी पी रहा था, और वो दृश्य बहुत ही अच्छा रहता है। He rather realized that he was second to be there and he had to wait till the snake has quenched its thirst. और फिर पोएट को ये महसूस होता है कि नहीं, वो तो यहाँ पे दूसरा आया है, पहले तो सांप आया है, इसलिए अभी उसको कुछ वेट करनी चाहिए, कुछ इंतज़ार करनी चाहिए जब तक सांप पानी पी करके ना चला जाए। The poet had learned that the gold snakes in Sicily were poisonous and so they should be killed. और पोएट ये पहले जान चुके थे कि अगर कोई भी सिसिली में गोल्डन कलर का सांप हो या फिर ब्राउन कलर का सांप हो तो उसके अंदर पॉइजन पाया जाता है और उस सांप को मार देनी चाहिए। Brushing aside those doubts and personal concern, the poet continued to watch the snake in its natural एक्ट्स क्वेंचिंग इज थर्स्ट। और ये सारे बातों को वो दरकिनारा कर देते हैं कि भाई ये सांप को मार देनी चाहिए अगर गोल्डन कलर का है या फिर ब्राउन कलर का है, और वो जो है सो लगातार देख रहे हैं कि सांप किस तरह से पानी जो है सो
पी रहा है। एंड फाइनली द स्नेक withdrew itself and proceeds to move back into the dark hole its dwelling place। और इस तरह से सांप जो सो पानी पी लेता है और पानी पीने के बाद वो मूव करता है अपने घर की तरफ, जहां पे वो रहता है अपने आवास की तरफ, वो उस तरफ जाने लगता है। Suddenly, under a crowdly impulse, the poet hurled a log at it. It missed the snake, but it produced a feeling of terror in its, reflected in its हेस्ट। अब क्या होता है कि पोएट के अंदर ये ख्याल आता है कि नहीं, सांप को जो सो मार देनी चाहिए, और जब सांप अपने बिल की तरफ अपने घर की तरफ जाता रहता है तो पोएट एक लॉग को उठाता है, एक डंडा को उठाता है कि नहीं, लॉग जो पेड़ पर से गिर करके जो पेड़ पर से अगर टूट करके जो गिर जाता है नीचे, उसको लॉग कहते हैं। और वो लॉग को उठाता है और सांप की तरफ जो सो मारते हैं, लेकिन सांप को लगता नहीं है, लेकिन उसके अंदर डर जो सो पैदा जरूर कर देता है। आफ्टरवर्ड्स द पोएट डीपली रिग्रेटेड हीज माइंडलेस एक्ट ऑफ एग्रेशन। और इसको पोएट को बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि ये ह्यूमन का कैसा एजुकेशन है कि कोई भी चीज़ को देखो और उसको मारना शुरू कर दो। और वो बहुत पछताते और कहते हैं, मेरे एल्बट्रॉस है कि नहीं, बाहर आ जाओ, सी एल्बट्रॉस बाहर आ जाओ, ताकि मैं तुमसे बातें कर सकूं, तुमसे माफ़ी मांग सकूं। और पोएट बहुत ज़्यादा पछतावा करते हैं। चलिए इसके ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। स्नेक इज रिटन बाय D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस वाज बॉर्न इन, D.H. लॉरेंस का जन्म कब हुआ? तो 1885 ईस्वी में हुआ था। द फ्रेज इज ए किंग ऑफ एग्जाइल इन द पोएम स्नेक्स स्टैंड्स फॉर, यानी किंग ऑफ एग्जाइल ये सांप के लिए यूज किया गया हुआ कि सांप भी तो दूसरी धरती का राजा है, हम उसको क्यों मारें? तो यहां पे हो जाएगा स्नेक सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आफ्टर हीटिंग द स्नेक विथ अ लॉग द स्पीकर ऑफ द पोएम स्नेक वांट्स टू, तो एक्सपीट हो जाएगा, यानी कि पछताते हैं कि नहीं, पछतावा उनको होता है, अपने आप को प्राश्चित करना वो चाहते हैं, सही आंसर भी हो जाएगा। द स्नेक केम टू द पोएट्स वाटर ट्रफ ऑन डैश डे, तो वो जो सो हॉट डे, गर्म दिन में जो सो आया था वाटर ट्रफ के पास सांप पानी पीने के लिए। इन डैश अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नेक ब्लैक स्नेक्स आर कंसिडर इनोसेंट, कहाँ जो है सो ब्लैक स्नेक को इनोसेंट माना जाता है, तो सिसिली में, सही आंसर भी हो जाएगा। द स्पीकर इन द पोएम स्नेक हीट्स द स्नेक विथ डैश, तो स्पीकर जो है, वक्ता जो है, वो स्नेक को कौन से चीज़ से मारता है? तो लॉग से मारता है, यानी कि डुड्डा से मारता है, सही आंसर बी हो जाएगा। द स्पीकर ऑफ द पोएम स्नेक कंपेयर्स द स्नेक विथ द सी एल्बट्रॉस ऑफ, तो द एशियंट मैरिनर है कि नहीं, एशियंट मैरिनर एक चैप्टर है, क्लास 10th में भी शायद सीबीएसई बोर्ड में है, तो उसकी तुलना जो है यानी कि सांप की तुलना जो है ना सी एल्बट्रॉस ऑफ द एशियंट मैरिनर से करते हैं, सही आंसर ए हो जाएगा। D.H. लॉरेंस डाइड इन, D.H. लॉरेंस की मृत्यु कब होती है? तो 1930 ईस्वी में होती है। D.H. लॉरेंस वाज बॉर्न इन द विलेज ऑफ डैश इन नॉटिंगम शायर, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ईस्ट वुड में हुआ था, जो नॉटिंगम शायर में पड़ता है। इन द पोएम स्नेक लॉरेंस डिनाउंसेस द आर्टिफिशियल ऑफ डैश लाइफ, तो ये जो सो मॉडर्न लाइफ, इंसान के जो मॉडर्न लाइफ में अपनी ज़िंदगी जो जी रहा है ना, वो बहुत उसको नीचे दिखाने की कोशिश करते कि ये मॉडर्न लाइफ बहुत ही ख़राब है। आगे कह रहा है द पोएट हैड गॉन टू द वाटर ट्रफ टू ड्रिंक, दो वाटर ट्रफ के पास जाते हैं पानी पीने के लिए, सही आंसर सी हो जाएगा। द पोएट कंपेयर्स द स्नेक टू ए डैश बर्ड एल्बट्रॉस, तो सी एल्बट्रॉस हो जाएगा ना, वो एल्बट्रॉस जैसे एक समुद्र में पाई जाने वाली पक्षी होती है। डैश इज मेंशनड इन द पोएम स्नेक, ये पोएम में जो है सो कौन से पेड़ के बारे में चर्चा किया गया हुआ? तो कैरोब ट्री के बारे में, सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा। द स्पीकर हैड डिजायर टू टॉक टू डैश, पोएट की इच्छा थी कि वो किससे बात कर सके? तो स्नेक से बात कर सके। क्वेश्चन नंबर 16 है D.H. लॉरेंस वाज डैश, तो ये ऑल थे, पोएट भी थे, नोवेलिस्ट भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। द वाइट पीकॉक, ये सारी किताबें जो सो D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखी गई है, और द वाइट पीकॉक जो प्रकाशित हुआ है वो 1911 में, सही आंसर ए हो जाएगा। ये किताबें जो है सो लिखी गई है D.H. लॉरेंस के द्वारा, सन्स एंड लवर, और सन्स एंड लवर जो प्रकाशित हुई है 1913 ईस्वी में, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। ए डैश केम टू दी D.H. लॉरेंस वाटर ट्रफ, तो सांप ही आया था पानी पीने के लिए, सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा। द पोएट वाज वेयरिंग, पोएट जो सो क्या पहन रखा था? तो पैजामा पहन रखा था जब वो पानी लाने के लिए जाते हैं। द पोएट हैड गॉन टू दी वाटर ट्रफ टू ड्रिंक वाटर, सही आंसर ए हो जाएगा। द स्नेक अपीयर्स ऑन दी वाटर ट्रफ ऑफ ऑन ए ट्रफ ऑफ डैश टू सिप, तो वो पोएट का ही वाटर ट्रफ था जहां पे सांप जो सो पानी पीने के लिए जाता, सही आंसर सी हो जाएगा। द स्नेक मेट द पोएट नियर हीज वाटर, तो वाटर ट्रफ। द स्नेक सिम्ड लाइक डैश इन एग्जाइल, तो किंग इन एग्जाइल, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। इटाना इज इन, इटाना कहाँ है? तो वो सिसिली में है, सही आंसर ए होगा।
द स्नेक लुक्ड एट द पोएट। स्नेक जो है वो पोएट की तरफ से कैसे देखता है, तो वैगली देखता है, यानी कि साफ तौर पे नहीं देखता। सही आंसर सी होगा। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन से ये लाइन कहाँ से लिया गया हुआ है, स्नेक से। और ये लाइन किसके द्वारा लिखा गया हुआ, तो टी.एच. इलियट के द्वारा लिखा गया हुआ है। सॉरी, टी.एच. इलियट कह रहे हैं, टी.एस. इलियट कह रहे हैं, ये डी.एच. लॉरेंस, यानी कि डी हो जाएगा। तो इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आपको याद नहीं करना। और इस पोएम का जो ट्रिक्स है ये यहाँ पे नीचे लिख दिया गया हुआ, क्या क्या लगा हुआ रहेगा, वाटर, ट्रफ, स्नेक, किल, वॉइस, अर्थ, ये सारा लगा हुआ रहेगा किसमें, स्नेक पोएम में। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए